ससुराल का गर्म पानी। दिसंबर की कड़ाके की ठंड। जहाँ सबकी हालत ठंड से खराब है, वहीं बिंदिया सोचती है, ठंड आ गई है, बिना गर्म पानी के काम कैसे चलेगा। इतना बड़ा परिवार है, इस साल हीटर तो लेना ही होगा। तभी वहाँ संजय आता है और बिंदिया के चेहरे को देखकर कहता है, क्या हुआ ठकुराइन, किस चिंता में खोई हुई हो? ठंड आ गई है तो गर्म पानी की दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से आनंद की शादी सर पर है। तुम टेंशन मत लो, आज ही मैं हीटर ले आता हूँ। सब रिश्तेदार आएंगे तब तुम हीटर निकालना। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, कल ही सब आना शुरू हो जाएंगे। रात को संजय हीटर ले आता है। हीटर देखकर सब खुश हो जाते हैं। सबकी खुशी देखकर बिंदिया की पड़ोसन कहती है, ये हीटर है, कोई नई दुल्हन नहीं। सब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे नई दुल्हन आ गई हो। अरे दुल्हन आना अभी बाकी है। आंटी जी, हमारे लिए हीटर किसी नई दुल्हन से कम थोड़ी ना है। बड़ी मुश्किलों से इसके दर्शन हुए हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, आज तक हीटर छूने क्या देखने तक को नहीं मिला है। इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या ही हो सकती है। पड़ोसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, पहली बार ऐसा देखा है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती है। इधर बिंदिया के घर में सब एक एक करके हीटर अपने हाथ में लेते हैं और प्यार भरी आंखों से देखते हैं। कल तो गर्म पानी से नहाऊंगा मैं। 1 हफ्ते के बाद कल नहाने को मिलेगा। अरे बेशरम, अब तेरी शादी है, तुझे अब रोज नहाना है। अब तुझे ही तो दिखना है। इस हीटर का उद्घाटन तो मेरे ही हाथों से होगा मम्मी जी, बोल देती हूँ मैं। ओहो, तुम ही कर लेना बहू। अगले दिन सुबह पहले ही तृप्ति हीटर लगाकर पानी गर्म करती है और नहा लेती है। इस तरह हीटर का उद्घाटन होता है। एक एक करके रिश्तेदार आने लगते हैं और बिंदिया का घर लोगों से भर जाता है। बिंदिया रिश्तेदारों से कहती है, सब ट्रेन से आए हो, एक एक करके नहा लो। बुआ जी, इतनी ठंड में कैसे नहाऊंगी? मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। कैसे नहाऊंगी क्या दीदी, अब इस घर में भी हीटर है। आप लोगों के लिए पापा जी कल ही हीटर ले आए थे। वाह बुआ, अब तो मैं हमेशा आऊंगी झाड़े में। एक एक करके सभी रिश्तेदार नहाते हैं और हर थोड़ी देर में हीटर से पानी गर्म करते रहते हैं। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और आनंद की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन सब सुबह से पानी पर पानी गर्म करते जाते हैं। तब पड़ोसन कहती है, अरे बिंदिया, बारात कब निकलेगी? हीटर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहाते ही रह जाओ। दोपहर हो गई है, बारात निकलवाने की तैयारी करो भाई। अरे अब पानी वाले हीटर को छोड़ भी दो, जान लेकर रहोगे क्या इसकी? माँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। सब तैयार होकर आ जाते हैं और बारात अंकिता के घर जाने के लिए निकल जाती है। अंकिता और आनंद की शादी हो जाती है और अंकिता आनंद के घर आ जाती है। अंकिता को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो हर चीज में गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती है। हाथ कौन गर्म पानी से धोता है? हर बार हाथ धोने के लिए पानी गर्म करने लगे तब तो हो गया। मुझे बहुत ठंड लगती है जी, मुझे तो गर्मी में भी ठंड लगती है। मैं क्या करूं? मैं तो इतने ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल सकती। अरे बाबा, तुम तो सीरियस हो गई। मैंने तो वो ऐसे ही कह दिया था। अंकिता बिंदिया के घर में रम जाती है और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद बिजली का बिल आता है और बिल देखकर संजय का कलेजा हिल जाता है। बाप रे, इतना बिल! अब ये पैसा कौन देगा? मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अभी तो मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है पापा। शादी में पहले ही बहुत खर्च हो गया है। संजय जैसे ही मनीष की ओर देखता है, पापा, मुझे तो इस महीने पगार ही नहीं मिलेगी। आनंद की शादी के लिए मैंने छुट्टी जो ले ली थी। ठीक है, कोई मत दो पैसे, लेकिन अब ये हीटर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब अपना अपना समझो। संजय गुस्से में चला जाता है और बिजली का बिल भर देता है। अब बिंदिया के घर में हीटर इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। ठंड के कारण सबकी हालत खराब होने लगती है। अंकिता आनंद से कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे। जाने मन इतना क्यों सोच रही हो? गैस तो है ना। तुम रात को चुपचाप से पानी गर्म करके कमरे में रख लेना और उसी से बार बार हाथ धोना। और मेरा क्या है, मैं तो हफ्ते में 1 ही दिन नहाता हूँ। उधर तृप्ति सोचती है, मैं तो सुबह पहले ही ऑफिस चली जाती हूँ, चुपचाप गैस पर पानी गर्म कर लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा।
क्या बात है, तुम तो आराम से बैठी हो, टेंशन नहीं हो रही तुम्हें? कल से इतने ठंड में कैसे नहाओगी? कैसे क्या नहाऊंगी? मेरे पास दिमाग है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने साथ तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगी। अगली सुबह तृप्ति सबके उठने से पहले उठ जाती है और गर्म पानी करके खुद नहा लेती है और मनीष के लिए पानी गर्म कर अपने कमरे में रख देती है। नहा धोकर तृप्ति ऑफिस चली जाती है। बस मेरे और अपने ससुर जी के लिए गैस पर पानी गर्म कर देना, बाकी का सब अपना अपना समझ लो। ठीक है मम्मी जी। ये कोई बात थोड़ी ना है माँ, बाकी सब कैसे नहाएंगे? ये बात तब समझ में नहीं आ रही थी जब बिजली बिल के लिए हाथ से पैसे नहीं छूट रहे थे। बिंदिया और संजय गैस पर पानी गर्म करके नहा लेते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और सब एक दूसरे से छुपा छुपा कर गैस पर पानी गर्म करके अपना अपना काम करने लगते हैं। एक रविवार को तृप्ति जब गैस पर नहाने का पानी कर रही थी तब अंकिता उसे देख लेती है। अच्छा, तो आप रोज गैस पर पानी गर्म करती हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं रोज ठंडे पानी से नहाती हूँ। एक दिन गैस पर पानी क्या गर्म कर लिया, सबको झाल आने लगी। तुम खुद गैस पर पानी गर्म करती हो, इसलिए तुम्हें यही लग रहा होगा। भाभी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। दोनों में बहस हो जाती है। फिर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने पतियों को एक दूसरे की चुगली करने लगती है। दूसरे दिन रात को जब अंकिता पीने के लिए पानी गर्म कर रही थी तब तृप्ति उसे देख लेती है। अपने तो पीने के लिए तुम्हें गर्म पानी चाहिए और दूसरे के नहाने के पानी से भी दिक्कत होती है तुम्हें। मैं तो एक गिलास ही पानी गर्म कर रही हूँ, आप तो भर भर के बाल्टी पानी गर्म करती हो, मुझे सब पता है। अंकिता मुंह घुमाकर चली जाती है। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और एक रोज संजय बिंदिया से कहता है, मेरे गले में बहुत खसखस हो रहा है। मैं अभी आपको गर्म पानी में नमक डाल कर देती हूँ, सब सही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, बेकार में गैस खर्च होगा। ऐसे ही गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे एक ग्लास में कुछ नहीं होगा, मैं करके लाती हूँ ना। बिंदिया रसोई में गैस पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ाती है और गैस खत्म हो जाती है। गैस के खत्म होते ही घर में बवाल हो जाता है। अभी तो 10 दिन पहले ही नया सिलेंडर लगाया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई कुछ कहना भी मत, मैं तो नहाता ही नहीं हूँ। तुम तो हमेशा कभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते हो। अपने पति को इतना सुनता देख अंकिता कहती है, आनंद नहीं, भाभी गर्म पानी से नहाती हैं, वो भी बाल्टी भर भर। गैस खत्म होगी ही। खुद तो जैसे तुम दूध की धुली हो ना, पानी तक गर्म पीती हो तो नहाती क्या नहीं होगी। मैंने ये भी देखा है, तुम छुपाकर गैस पर पानी गर्म करके अपने कमरे में ले जाती हो, और तो और देवर जी के लिए भी पानी छुपा कर रख देती हो ना। तो आप कौन सा भैया के लिए पानी नहीं छुपाती? हाँ, अंकिता और तृप्ति दोनों लड़ने लगती हैं और मनीष और आनंद अपनी अपनी पत्नियों की साइड लेने लगते हैं। तब गुस्से में बिंदिया कहती है, आज के बाद किसी के भी लिए पानी गर्म नहीं होगा, बात खत्म। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब बिंदिया की पड़ोसन वहां आकर कहती है, अरे बिंदिया, आनंद की शादी में क्या क्या गिफ्ट आए तूने दिखाए भी नहीं। क्या दिखाती, मैंने अभी तक खोला ही नहीं। चलो अभी खोलती हूँ। बिंदिया सारे गिफ्ट खोलती है और उसमें से एक गिफ्ट में गीजर निकलता है। गीजर देखकर पड़ोसन कहती है, अरे वाह, ये तो कम बिजली खाने वाला गीजर है। पूरे महीने भी चले ना तो सिर्फ 500 रुपए का बिजली का बिल आएगा। ये तो तुम मुझे दे ही दे। पड़ोसन की बात सुनकर दोनों तृप्ति और अंकिता भागती हुई अपने कमरे से आ जाती है और गीजर पकड़ लेती है। ये गीजर हमें चाहिए। ये हमारा है। पड़ोसन चली जाती है और अंकिता और तृप्ति दोनों महीने के 250 देकर गीजर का लुफ्त उठाने लगती है। बॉक्सर बहू। बहू, आ बहू, ये बहू सुबह सुबह कहाँ चली गई? अमित, ओ अमित। क्या हुआ माँ? ये बहू कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? नहीं माँ, वो तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने कॉलोनी के गार्डन में गई है। अरे लेकिन गार्डन में क्यों? क्या माँ, आप तो जानती हो कि अनीता प्रोफेशनल बॉक्सर है। उसे हर रोज एक्सरसाइज करने की आदत भी है और जरूरत भी। हेलो, आ गई अनीता। हे भगवान, बहू ये क्या पहना है तूने? माँ जी, ये बॉक्सिंग यूनिफॉर्म है। बॉक्सिंग और एक्सरसाइज करते वक्त यही पहनना पड़ता है।
अरे लेकिन हमारे घर की बहू ऐसे कपड़ों में बाहर पार्क में घूमेगी तो कितना बुरा लगेगा। फिक्र मत करो माँ, मैं आज ही अनीता का एडमिशन पास की बॉक्सिंग जिम में करवा दूंगा। कल से वो वहीं जाएगी एक्सरसाइज करने। तब तो ठीक है। जब अमित और अनीता की शादी हुई तो अमित की माँ बड़े फक्र से सबको कह रही थी, हमारी होने वाली बहू तो खिलाड़ी है। लेकिन शादी होते ही माँ जी को अनीता की बॉक्सिंग से परेशानी होने लगी। दरअसल उन्हें बहू की बॉक्सिंग नहीं बल्कि खिलाड़ी कोटे में मिली सरकारी नौकरी ज्यादा पसंद थी। ये क्या बहू, आज फिर तू जिम से इतनी लेट आई? हाँ माँ जी, अगले महीने टूर्नामेंट है ना, तो अब प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। शादी की वजह से मैं 4 महीने बॉक्सिंग पर फोकस ही नहीं कर पाई। अरे तू रोज जिम से लेट आएगी और अब कहेगी कि ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो घर का काम कब करेगी? शादी के बाद गृहस्थी पर फोकस होना चाहिए, समझी? ठीक है माँ जी, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगी बस। ये क्या बहू, सब्जी में नमक ही नहीं है? सॉरी बाबूजी, जल्दी में भूल गई, अभी लाती हूँ नमक। अरे जितना ध्यान बॉक्सिंग में देती हो उसका आधा किचन में भी दिया करो। सारा मजा खराब हो गया खाने का। देखो रोटियां भी कच्ची रह गई हैं। सॉरी माँ जी, वो जल्दी में। क्या जल्दी में है? अरे देर तक बॉक्सिंग तुम्हें खेलनी है, उसका हर जाना हम क्यों भुगते? बहाने मत बनाओ, ठीक से खाना बनाओ। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ माँ जी। बहू, जितना टाइम बहस करने में लगा रही हो ना, उतना खाना बनाने में लगाती तो हमें यह कच्चा पक्का बेस्वाद खाना नहीं खाना पड़ता। ठीक है बाबूजी, मैं ख्याल रखूंगी। माँ बाबूजी के रोज रोज के तानों का अनीता कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसे बहुत दुख होता। वो अक्सर उदास रहती। क्या बात है अनीता, गुमसुम लग रही हो? बहुत थक गई हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अरे अब बताओ भी, क्या हुआ? देखिए, आप बुरा मत मानना, लेकिन माँ जी और बाबूजी मुझे अक्सर बॉक्सिंग को लेकर ताने देते रहते हैं। आज खाने में जरा सी गड़बड़ हो गई तो उन्होंने बहुत सुनाया मुझे। इतनी सी बात, इस मुश्किल को मैं यूं हल कर दूंगा चुटकी में। माँ, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो अमित, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम खाना बनाने के लिए बाई रख लें। अरे ऐसा कैसे रख ले? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सफाई झाड़ू पोछे के लिए भी तो बाई आती है, वो भी भारी पड़ता है। अब खाना बनाने के लिए एक और बाई। लेकिन माँ, अनीता भी जॉब करती है तो पैसों की इतनी दिक्कत अब नहीं है। बाई का खर्चा वहां से निकल ही जाएगा। ओह, अब समझिए, बहू को खाना नहीं बनाना, इसलिए उसने तुम्हें ये बाई की पट्टी पढ़ा के भेजा है, क्यों? नहीं माँ, अनीता ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो मेरा ही आइडिया था, पर सही तो है। अनीता थक जाती है बॉक्सिंग और ऑफिस के काम में। ऐसे में खाना बनाने वाली आ जाएगी तो सबको सहूलियत हो जाएगी ना। ये बाई से खाना बनवाना हमारे घर की परंपरा नहीं है अमित। हमारे खानदान में घर की बहुएं ही खाना बनाती है। और अगर अनीता को हमारे लिए खाना बनाने में या हमारी सेवा करने में जोर पड़ता है तो साफ कह देना हमसे। ऐसा नहीं है माँ, मैं तो बस घर में बाई खाना नहीं बनाएगी, बस बात खत्म। अपने माँ बाबूजी का ऐसा व्यवहार देखकर अमित भी चौंक गया था। अब तो आए दिन माँ और बाबूजी अनीता को परेशान करने लगे। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर जा रही हूँ माँ जी। तुझे पता नहीं है क्या? आज बाई नहीं आने वाली सफाई करने। आज बॉक्सिंग रहने दे। मैं झाड़ू लगाती हूँ, तू पोछा लगा, और फिर कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। लेकिन माँ जी। क्या लेकिन है? तू चाहती है कि पूरे घर की सफाई मैं करूं? नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, मैं जिम ऑफिस के बाद चली जाऊंगी। अरे तेरा ध्यान बॉक्सिंग में ही रहता है क्या? भूल गई, आज मेहमान आने वाले हैं। आज तो बल्कि ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, 15 लोगों का खाना बनाना है। ठीक है माँ जी, आ जाऊंगी। बेचारी अनीता बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहाने की बजाय
घर का चूल्हा चौका करने में उलझने लगी थी और बॉक्सिंग से दूर होने लगी थी। अनीता, तुम आज भी प्रैक्टिस पर नहीं गई? कैसे जाती? आज फिर मेहमान आने वाले हैं, उनका खाना बनाना, फिर गेस्ट रूम की सफाई। आजकल कुछ ज्यादा ही मेहमान आने लगे हैं इस घर में। पता नहीं मेहमान खुद आ रहे हैं या माँ जी उन्हें बुला रही हैं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि माँ मेहमानों को बुला रही है? मुझे क्या लगता है वो छोड़ो। अच्छा, एक काम करो, तुम जिम ना भी जा पाओ, घर में ही प्रैक्टिस कर लिया करो। अपर कट, लोअर कट, राउंड किक, नॉकआउट। अरे ये कैसा शोर है? बहू, ये क्या कर रही हो? वो माँ जी, आज मैं जिम नहीं जा पाई ना, तो घर में ही प्रैक्टिस कर रही थी। तेरी इस हाँ हुक के चक्कर में तेरे बाबूजी की नींद खराब हो गई। बहू, यह घर है, कोई अखाड़ा नहीं है जहां तुम पहलवानी करो। क्या हुआ माँ? क्या हुआ नहीं, क्या होगा वो सोच। आज ये घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है, कल पंचिंग बैग की जगह मुझे पीट देगी तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? हाँ, अनीता ऐसा क्यों करेगी? अरे ये कुछ भी कर सकती है, इसकी बॉक्सिंग बंद करवाओ बस। हाँ बहू, बहुत खेलकूद हो गया। अब तुम किसी की पत्नी हो, घर की बहू हो, तुम्हारा काम अब घर संभालना है। लेकिन बाबूजी, उसका टूर्नामेंट है अगले महीने। तू बीच में मत बोल। कोई टूर्नामेंट खेलने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पसंद बहू का ऐसे बाहर जाकर मुक्केबाजी करना। लेकिन बाबूजी, शादी के पहले तो आपने कहा था कि मैं शादी के बाद भी बॉक्सिंग कर सकती हूँ। तब जो कहा था वो नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सुनो और याद रखो। हमने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाली बहू आ रही है, पैसा भी कमाएगी और घर भी संभालेगी, लेकिन घर का काम तो करती नहीं और तेरी सैलरी तो तेरे जिम और खाने पीने में उड़ा देती है। तो क्या हम तेरी सेवा करने तुझे शादी करके लाए हैं? माँ, कितना बुरा सोचती हो तुम। यह मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहू, तुम्हें आज और अभी चुनना होगा, या तो बॉक्सिंग छोड़ दो या ये घर। बाबूजी के इस फैसले ने अनीता की पूरी दुनिया हिला दी। अमित भी अपने बाबूजी के सामने ज्यादा नहीं बोल पाया। अनीता ने बॉक्सिंग के साथ साथ हंसना बोलना भी छोड़ दिया था। वो बस ऑफिस जाती और बाकी टाइम घर का काम करती रहती। एक दिन शाम को अनीता ऑफिस से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे बाबूजी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। ओए बुड्ढे, चुपचाप अपना मोबाइल, पैसे, सोने की चेन, अंगूठी सब हमारे हवाले कर दे, समझे? मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा तो जान से जाएगा। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये बूढ़ा ऐसा नहीं मानेगा, मारो इसे। छोड़ दो बाबूजी को। ओए मैडम, चुपचाप खिसक लो यहाँ से, नहीं तो इस बूढ़े के साथ तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। तुम मेरे बाबूजी को मारेगा? रुक, अभी बताती हूँ। ये ले साले, अनीता बॉक्सर नाम है मेरा। आज तेरे दांत तोड़ के तेरे हाथ में ना दिए ना तो नाम बदल दूंगी। अरे भागता कहाँ है, रुक जरा। पर गुंडा जान बचा के भाग जाता है। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस इन कमबख्तों ने धक्का देकर गिरा दिया तो कमर और पैर में चोट आ गई है। हे भगवान, आपको तो बहुत चोट आई है। आइए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अनीता अपने ससुर जी को उठाकर हॉस्पिटल ले गई और इलाज करवा के घर ले आई। अरे क्या हो गया आपको? अमित, देख तेरे बाबूजी को कितनी चोट आई है। अरे बाबूजी, ये सब कैसे हुआ? और अनीता, तुम्हें बाबूजी कहाँ मिल गए? मैं मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मुझे लूटने के चक्कर में हाथापाई करने लगे। तभी बहू वहां आ गई, उसने मुझे गुंडों से बचाया, फिर अस्पताल ले गई और इलाज करवा के घर लाई है। बहू, शुक्रिया, तूने इनकी जान बचा ली। बहू ने नहीं,
ये कहो कि बहू की बॉक्सिंग ने मेरी जान बचा ली। वो 3-4 मुष्टंडे थे, हट्टे कट्टे, हाथ में डंडा और चाकू लिए। अगर बहू की जगह अमित भी होता तो उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें देखना चाहिए था, बहू एक एक मुक्के में उन गुंडों को धूल चटा रही थी। देखा माँ, आप और बाबूजी ने अनीता की बॉक्सिंग छुड़वा दी। आज उसी बॉक्सिंग ने बाबूजी की जान बचाई। हाँ बहू, तेरा जितना एहसान मानो उतना कम है। तूने मेरे सुहाग की रक्षा की। ये क्या बोल रही है माँ जी? एहसान कैसा? क्या ये मेरे बाबूजी नहीं है? बाबूजी होने का कौन सा फर्ज निभाया है मैंने? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी बहू चैंपियन बॉक्सर है, लेकिन उल्टा हम तेरी बॉक्सिंग को कोसते रहे, तेरे सपनों को कुचलने की कोशिश करते रहे, और तू एक आदर्श बहू की तरह बिना कुछ कहे हमारी बात मानती चली गई। हमें माफ कर दे बहू। प्लीज आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। आप जो कहते हैं वो करना मेरा फर्ज है। तो बेटी, कल से तू फिर से बॉक्सिंग शुरू कर। सुबह और शाम प्रैक्टिस कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। हाँ बहू, घर का काम मैं बाई से करवा लूंगी और बचा कुचा मैं कर लूंगी। तू अपनी बॉक्सिंग रिंग संभाल और मैं घर संभाल लूंगी। मैं तो अब बहू के साथ हर मैच देखने जाऊंगा। आज कैसे इसने गुंडों को पीटा, मजा आ गया। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू तुम्हें बहू, मेरी जान बचाने और हम दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। इस तरह बॉक्सिंग के साथ अनीता घर की रिंग में भी चैंपियन बन गई।